गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है। जैसा कि आप पता है हमारा चैप्टर 6 चल रहा है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया व उत्प्रेरक और जिसके 2 पार्ट में पढ़ा चुका हूँ। वैसे तो 3 हो गए हैं लेकिन सेकंड पार्ट जो था हमने उसमें 2 पोर्शन पढ़ाए थे, पार्ट 2 का ए और पार्ट 2 का बी, क्योंकि हमारा उसमें थोड़ा सा रह गया था। जो हमने पढ़े थे रासायनिक समीकरण के जो स्टेप थे, ठीक है, लिखने के जो चरण थे वो पढ़े थे, तो वो 2 पार्ट हम पढ़ा था। आज वैसे तो ये 4था नंबर का वीडियो है 6ठे पार्ट का, लेकिन ये पार्ट 3rd है। ठीक है बेटा, तो देखो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज जो हमारा पोर्शन है पार्ट 3rd, इसके अंदर हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। आज से देखा जाए तो आज से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया, अभी तक जो पढ़ा था उसका बेसिक था, ये मैं पहले तुमको बता चुका हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में बात करते हैं तो हम बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हमारी जो रासायनिक अभिक्रिया आती है वो तुम छोटी क्लास में पढ़ चुके हो, मैं दोबारा से तुमको समझा रहा हूँ, दोबारा से बता रहा हूँ। सबसे पहली होती है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, इसको कई नामों से जाना जाता है। संयोजन अभिक्रिया हो गई, या इसको संयुग्मन अभिक्रिया भी बोला जाता है। ठीक है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसके 3 नाम होते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो नाम से पता लग रहा है ये इंग्लिश के नाम से एडिशन। एडिशन का मतलब होता है जोड़, एड मतलब जोड़ ही होता है ना, तो एडिशन का मतलब होता है जोड़। तो एडिशन रिएक्शन में हम जोड़ करेंगे किसी चीज का, क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। तो जोड़ कैसे होगा, अब जोड़ यहाँ पर वो मैथ की क्लास तो है नहीं जो यहाँ पे जोड़ की बात करेंगे अपन। तो जोड़ का मतलब हो गया कि जैसे ए, उसमें हमने बी जोड़ा और दोनों मिलकर क्या बन गए, ए बी बन गया। तो ये 2 थे पहले और जुड़कर कितने बन गया, 1 बन गया ना, मतलब दोनों का संयोजन हो गया इन दोनों का। तो ए और बी को जब जोड़ा तो क्या बना, ए बी बना। अब मैं तुमको पिछली क्लासों में बेसिक में क्लियर कर चुका हूं कि रिएक्शन में समीकरण में जो एरो से पहले लिखा जाता है, जहां से रिएक्शन स्टार्ट होती है, उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। और जो एरो के बाद में लिखा जाता है, यहाँ जहां पर रिएक्शन खत्म होती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा, उत्पाद बोलते हैं ना। तो अब एक बात इसको देखकर पता लग रही है, रिएक्शन की जो परिभाषा है वो मैं यहां से अगर बनाऊं तो क्या बनेगी, यहां से इसकी परिभाषा बनेगी कि अभिकारक जुड़ेंगे कब, जब 2 होंगे या 2 से ज्यादा होंगे, जब तो किसी चीज को जोड़ सकते हैं। अकेला ही होगा तो उसको क्या जोड़ेंगे, भाई ये ए ही होता तो ए को क्या जोड़ते, ए तो एक अकेला ही है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभिकारक और अभिकारक जो है उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए, या तो 2 होनी चाहिए या 2 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसको देखकर मैं परिभाषा बनाऊं तो क्या बनेगी कि यदि या फिर वह अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर केवल, ये बात ध्यान रखनी है, केवल कितना उत्पाद बनाएगा, 1, केवल 1 उत्पाद का निर्माण करते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन बोल सकते हो, संयुग्मन भी बोल सकते हो और एडिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। अब ऐसी कोई भी रिएक्शन तुम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो जिसमें 2 अभिकारक हो और 1 उत्पाद बन रहा हो।
बहुत सारी रिएक्शन है ऐसी जो तुम लिख सकते हो, और सबसे सिंपल सी रिएक्शन है इसके एग्जाम्पल में जो तुम लिख सकते हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो दो अभिकारक हो गए और उत्पाद कितना हो गया, एक। तो दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण किया, इसका मतलब यह अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। तो ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में कि अभिक्रिया पूछ लेता है कि संयोजन अभिक्रिया, वे उसका एग्जाम्पल लिखिए। या उल्टी यदि बात करो तो उल्टा ये भी पूछ सकता है कि ये अभिक्रिया जो है वो किसकी है, ठीक है ना। दी गई अभिक्रिया में मतलब दी गए एग्जाम्पल में कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, ऑप्शन में बहुत सारे आते हैं। क्लियर हो गई बात। तो पहली रिएक्शन समझ में आ गई मेरे हिसाब से, संयोजन अभिक्रिया कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर केवल एक उत्पाद का निर्माण करते हैं उसे क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया या संयुग्मन अभिक्रिया या फिर एडिशन रिएक्शन। समझ में आ गया बेटा। आगे चलें तो दूसरी रिएक्शन देखो, जस्ट इसकी अपोजिट है, दोनों रिएक्शन एक दूसरे की उल्टी हैं। तो बहुत सारी ऐसी रिएक्शन जो एक दूसरे की उल्टी हैं, वो बढ़ेंगे हम। तो संयोजन अभिक्रिया हो गई पहली। अब दूसरी अभिक्रिया की यदि मैं बात करूं तो देखो इसी में से बना दूंगा मैं परिभाषा। दूसरी अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया बोल सकते हैं, इसका दूसरा नाम अपघटनीय अभिक्रिया भी होता है। क्या होती है, अपघटनीय अभिक्रिया, ठीक है ना। तो भाई इसकी जस्ट अपोजिट है। अपोजिट का मतलब अभी मैंने क्या लिखा था, a प्लस बी इज इक्वल टू ए बी, इसमें जस्ट उल्टा लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। इसका मतलब समझे, इसकी परिभाषा की आदि बात करें इसी के हिसाब से, तो इसमें दो अभिकारक थे, एक उत्पाद था, जबकि इस वाली में, नीचे वाली में एक अभिकारक है और उत्पाद कितने हैं, दो। मतलब क्या हो रहा है, इसमें जुड़ रहा है और इसमें क्या हो रहा है, टूट रहा है। समझ में आई। ये रिएक्शन पहली वाली देखो, इसमें a प्लस बी किया है, मतलब जोड़ा है तब एक बना है, और इसमें एक था उसको तोड़ के दो में किया है, मतलब उस अभिक्रिया में तो जोड़ा था, इस अभिक्रिया में तोड़ेंगे। आ गई समझ में। तो इस अभिक्रिया को यदि उल्टा करके लिखें तो क्या होगी, वह अभिक्रिया जिसमें दो यहां से हट जाएगा और इसमें आ जाएगा एक अभिकारक, किसमें, एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। दोबारा से लिख देता हूं, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें, देखो ये मिटा ही देता हूं मैं, शुरू से ही लिख देता हूं पूरा ही, वैसे भी ये पूरा नहीं होगा इसमें। देखो वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया, देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में टूट जाता है, उसे वियोजन या अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अभी बताऊंगा मैं, इसको ऐसे लिख दो अभी, ए बी जो है वो ए प्लस बी में टूट गया। ठीक है, अब भाई ये होती है तीन प्रकार की जो वियोजन अभिक्रिया होती है,
वो होती है बेटा 3 प्रकार की। पहली होती है विद्युत अपघटनीय, दूसरी होती है ऊष्मीय अपघटनीय, और तीसरी होती है प्रकाश अपघटनीय, प्रकाशीय अपघटन। अब देखो सब में अपघटन का नाम आ रहा है। अपघटन होता है टूटना, तो बस कुछ नहीं है, टेंशन लेने की 1% जरूर नहीं है कि इस अभिक्रिया जो होगी विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया होगी, इसमें भी टूटेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि अपघटन लिखा हुआ है। इसमें भी टूटेगा, इसमें भी टूटेगा, लेकिन तोड़ने का मतलब तोड़ने का जो प्रोसेस है वो अलग हो जाएगा। मतलब इसमें जो टूटेगा कोई, वो टूटेगा किसकी वजह से? विद्युत की वजह से। इसमें कोई टूटेगा, वो टूटेगा हीट की वजह से। और इसमें जो टूटेगा वो प्रकाश के, सूर्य का प्रकाश होता है उसकी वजह से टूटेगा, और कुछ नहीं है इसमें। वियोजन अभिक्रिया वैसी की वैसी है सब की सब, लेकिन वियोजन अभिक्रिया तो इनकी एक परिभाषा हो गई। लेकिन 3 प्रकार से तोड़ सकते हैं इसको, विद्युत से तोड़ सकते हैं, ऊष्मा से तोड़ सकते हैं, और प्रकाश से तोड़ सकते हैं। तो ये 3 प्रकार की रिएक्शन होती हैं। तो विद्युत अपघटनीय में क्या होगी परिभाषा की तरह होगी सेम, कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूटता है। कब? जब उसका विद्युत अपघटन करते हैं तब। जबकि ऊष्मीय अपघटन में क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऊष्मा ग्रहण करके 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे क्या बोलते हैं? ऊष्मीय अपघटन। तीसरा क्या होगा? प्रकाशीय अपघटन। ऐसे अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश से 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उसे बोलते हैं क्या? बोलो। उसे बोलते हैं प्रकाशीय अपघटन। आई समझ में? तो इनका एग्जाम्पल NaCl, जो तुम सब जानते हो नमक होता है। इसको हमने पानी में डाला और इसके अंदर लाइट प्रवाहित कर दी, विद्युत अपघटन कर दिया इसका, तो ये 2 भागों में टूट जाएगा, एक तो Na+ में और Cl- में। सिंपल सा उदाहरण है इसका भी। ऐसे ही ऊष्मीय अपघटन का क्या होगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं इसको। ये कैल्शियम, ये कार्बोनेट, इसमें ऊष्मा देंगे, मतलब 473 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करेंगे, तो ये भी 2 टुकड़ों में टूट जाएगा, CaO + CO2 में टूट गया ना। और तीसरा प्रकाश अपघटनीय में HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, 2HBr है, इसमें सूर्य का प्रकाश लगाएंगे तो ये H में और Br में टूट जाएगा, तो H2 + Br2 में ये टूट गया। आ गई समझ में? तो ये 3 अभिक्रिया हो गई। विद्युत अपघटन में ये हो गई, ऊष्मीय अपघटन में ये हो गई, और प्रकाश अपघटन में ये हो गई। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्जाम में यदि तुमसे पूछे कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसका उदाहरण लिखो, तो वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा ये रही। और उदाहरण की यदि बात करें तो तीनों में से कोई भी उदाहरण दे सकते हो, क्योंकि ये सब में वियोजन या अपघटन हो रहा है। समझ में आई? और यदि इन तीनों में से बात करें किसी की, विद्युत अपघटन को समझाइए या ऊष्मीय अपघटन को समझाइए या प्रकाश अपघटन को समझाइए, तो तुमको केवल वही एग्जाम्पल लिखना है जो मैंने उसके सामने उसका लिखवाया है। प्रकाश का लिखवाया तो प्रकाश के सामने ये लिखना है, ऊष्मीय पूछा है तो ऊष्मीय का लिखना है, और विद्युत का पूछा है तो विद्युत का पूछा है। ये नहीं कि कोई सा भी चिपका दिया, ठीक है ना? कोई सा भी तो जब चिपका सकते हो इनमें से, जब ये वाली पूछे मेन रिएक्शन, और ये तीनों के बारे में पूछे तो उसी का एग्जाम्पल लिखना है जिसका तुमसे एग्जाम में पूछा है। आई समझ में? तो मेरे हिसाब से 2 रिएक्शन क्लियर हो गई होंगी। एक दूसरे की अपोजिट संयोजन अभिक्रिया में जुड़ते हैं और वियोजन अभिक्रिया में टूटते हैं। आ गई समझ में? चले आगे। तो ये 2 रिएक्शन हो गई हमारी। हाँ, इसमें एक प्रकाशीय अपघटन में एक एग्जाम्पल है। मैं तुमको एक, अब शायद कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं तुमको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका पता लगा के बताना है तुमको कमेंट सेक्शन में, ठीक है? कि जो पहले फोटोग्राफर थे, जो रील वाली फोटो आती थी, अब तो डिजिटल कैमरे चल गए हैं,
रील वाली फोटो आती थी उसकी नेगेटिव आती थी। उन नेगेटिवों को जब फोटो बनाते थे उनसे, तो जो फोटोग्राफर था एक डार्क रूम में जाता था, मतलब अंधेरे वाले रूम में जाता था, रोशनी भी नहीं होती थी, जिसके अंदर एक रेड कलर की लाइट हल्की सी जलती रहती थी, ठीक है ना। उसमें ही उसको क्यों बनाया जाता था, धूप में उसको क्यों नहीं बनाया जा सकता, या फिर लाइट वाले कमरे में क्यों नहीं बना सकते, दिन में या फिर अंधेरे में क्यों बना देते। इसका क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट सेक्शन में तुम दोगे, ठीक है, तब मैं तुमको इसका आंसर बताऊंगा क्यों होता है ऐसा, ठीक है, या फिर मैं कल ही बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, तो ये दो हो गई हमारी। अब तीसरी रिएक्शन और चौथी रिएक्शन जो है वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट तो नहीं कह सकते, लेकिन है एक दूसरे से रिलेटेड ही। क्या है, पहली है, तीसरी हो गई वैसे तो, तीसरी अभिक्रिया है जिसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। और एक और होती है इसके जैसी दूसरी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। अब इनको समझाने से पहले मैं एक क्रियाशीलता का क्रम लिख देता हूं यहां पर। अभी ये समझ में नहीं आएगा, तो ये रिएक्शन पढ़ाऊंगा तब समझ में आएगा। तो क्रियाशीलता के क्रम में लिखता हूं पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, लोहा, प्लम्बम, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, चांदी और सोना। ठीक है ना, अर्जेंटम और औरम। ठीक है, ये क्रियाशीलता का क्रम लिख दिया मैंने, दिख रहा होगा शायद। तो अब मैं परिभाषा की बात करता हूं। विस्थापन का मतलब समझ रहे हो? विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर होता है। तो विस्थापन का मतलब हो गया कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी चीज का विस्थापन होगा, मतलब विस्थापन होगा, एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह पे जाएगी। ठीक है ना। तो परिभाषा क्या होगी? विस्थापन की बात करें तो विस्थापन कौन कर सकता है? एग्जाम्पल के लिए यदि मैं ट्रांसफर की बात करूं तो ट्रांसफर कौन कर सकता है? ट्रांसफर कौन कर सकता है? ट्रांसफर वो कर सकता है जिसके पास में पावर हो। ठीक है, कौन कर सकता है? जिसके पास पावर हो। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व का क्या कर देता है? विस्थापन कर देता है। उस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। क्रियाशील शब्द आया बीच में, मैं लिख रहा हूं परिभाषा। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक कम क्रियाशील तत्व का अधिक क्रियाशील तत्व विस्थापन कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये देखो क्रियाशीलता का क्रम। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। इसको हम बोलते हैं कॉपर सल्फेट, और ये होता है लोहा, और ये बन गया, लोहे को फेरस बोला जाता है, फेरस सल्फेट, और ये हो गया कॉपर। अब कुछ समझ में आया इस रिएक्शन से? यहां से देखो, मैं समझाता हूं कि यहां पर देखो कॉपर था ना सल्फेट के साथ में, लेकिन यहां पर देखो कॉपर नहीं है, कॉपर बाहर निकल गया और इसकी जगह पर ये Fe आ गया ना।
इसका मतलब क्या हुआ कि Fe जो था उसने कॉपर को लात मार के बाहर निकाल दिया और उसकी जगह पर खुद जाके बैठ गया। समझ रहे हो ना? कॉपर सल्फेट था, यहाँ पर Fe की जब इससे रिएक्शन की तो यहाँ पर क्या हुआ कि Fe जो था उसने कॉपर पे लात मार दी और उसकी जगह खुद चला गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। अब क्यों कर सकता, हो गया ना विस्थापन, इसकी जगह ये चला गया, हो गया ट्रांसफर, तो उसको ही बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पर क्रियाशीलता Fe ये रहा और कॉपर ये रहा, कौन ज्यादा क्रियाशील है? देखो क्रियाशीलता का घटता क्रम है, सबसे कम इसकी है, सबसे ज्यादा इसकी है। तो कॉपर पहले आ रहा है या Fe पहले आ रहा है? तो Fe पहले आ रहा है, इसका मतलब Fe की ज्यादा क्रियाशीलता है कॉपर से, इसका मतलब कॉपर जो है उसको Fe बाहर निकाल सकता है, क्योंकि मैंने लिखा हुआ है कि अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को बाहर निकाल देता है। समझ में आ गई बात? तो ये क्रियाशीलता का क्रम है। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इसके ऊपर? एग्जाम में ऐसे पूछ सकते हैं कि FeSO4 प्लस Cu इज इक्वल टू CuSO4 प्लस Fe। ये रिएक्शन की उल्टी कर दी, इधर इसको कर दिया, इधर इसको कर दिया, और पूछेंगे कि क्या ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है। समझ में आई? तो देखो क्या संभव है, ये परिभाषा सीधी सीधी हमसे बोल रही है कि एक अधिक क्रियाशील तत्व ही कम क्रियाशील तत्व का क्या कर सकता है, विस्थापन कर सकता है। तो यहां पर तो देखो भैया उल्टा काम हो रहा है, Fe जो है उसकी ज्यादा होती है कॉपर से क्रियाशीलता, इसलिए यहां से कॉपर Fe को ट्रांसफर नहीं कर सकता, Fe की को कॉपर नहीं कर सकता, कॉपर की तो क्रियाशीलता Fe से कम होती है, तो कॉपर की क्या औकात कि इसको बाहर निकाल दे, तो नहीं है ना। तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, मतलब इम्पॉसिबल। समझ में आ गई बात? तो ऐसे अभिक्रिया पूछी जाती है, ऐसे पूछा जाता है कि यह अभिक्रिया संभव है या नहीं है। तो दो तरह के क्वेश्चन बन गए इसमें, विस्थापन अभिक्रिया एक परिभाषा प्लस एग्जाम्पल, और ऐसे क्वेश्चन बन गए कि ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है। ये क्वेश्चन तो तुम्हारी बुक में भी दिया हुआ है, लास्ट में 39-40 शायद क्वेश्चन है कि ये अभिक्रिया संभव है या नहीं है। और तुमको ये भी ध्यान रखना भैया, थोड़ा कंफ्यूजन है, चैप्टर तो 3 नंबर का लेकिन बहुत अच्छा चैप्टर है, तो रिएक्शन पूछ सकता है, उसके एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, या फिर कौन सी रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है, ठीक है ना। मान लो विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल कौन सा है, ऐसे पूछ लिया तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा तुमको ढंग से याद करना है मेरे बच्चों, ठीक है। अब देखो द्विविस्थापन अभिक्रिया को मेरे को समझाने की जरूरत नहीं है शायद। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्वि मतलब दो, विस्थापन मतलब दो, मतलब विस्थापन होंगे कितने के, दो पदार्थों के विस्थापन। यहाँ तो एक ही निकला है ना, Fe की जगह कॉपर, कॉपर की जगह Fe गया है ना। तो ये केवल एक एग्जाम्पल है, और उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया का मैं केवल एग्जाम्पल लिख देता हूँ। परिभाषा इसके जैसी है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक क्रियाशील तत्व, दो या दो से कम क्रियाशील तत्वों का विस्थापन कर देते हैं, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो एग्जाम्पल है इसका CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोला जाता है। तो यहां से क्या होगा, CuOH2, मतलब कॉपर के साथ तो OH चला जाएगा, और Na के साथ में क्या चला जाएगा, Na2SO4। तो दो विस्थापन हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो ये अभिक्रिया हो गई हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। और भी एग्जाम्पल है KCl प्लस AgNO3, ठीक है। तो देखो Ag का कम है, K का ज्यादा है, तो K इसको यहां से भगा देगा, ये इसकी जगह चला जाएगा, तो ये हो जाएगा AgCl और KNO3। तो दोनों एग्जाम्पलों में से कोई सा भी एग्जाम्पल तुम याद कर सकते हो जो तुमको सूटेबल लगे अपने हिसाब से। आ गई समझ में बच्चों? तो ये हमारी आज की 4 रिएक्शन करवा दी मैंने, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया,
द्विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया विद एग्जाम्पल करवा दिए। तो तुमको क्या करना है, रिएक्शंस याद करनी है, उनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। अभी तो थोड़ा टाइम बच रहा है, धीरे धीरे लिख के याद करोगे तो सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। अभी रिएक्शन हमारी खत्म नहीं हुए, रिएक्शन अभी बहुत बाकी हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में, वीडियो के में, ठीक है ना। तो इस वीडियो को ढंग से देखना, रिएक्शंस को ढंग से समझना। तुम्हारे लिए नई चीज है ये, नवी क्लास से पढ़ के 10वीं में आए हो तो नई चीज है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो देखते रहिए, एंजॉय कीजिए। और मैं दोबारा बोल रहा हूँ, अपनी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और मजे से रहिए बिंदास रूप से, ठीक है बेटा। बाय बाय।